हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है अ शॉप फॉर किलर्स। ये बेसिकली एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। कहानी शुरू होती है और हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी माइक पर अनाउंसमेंट कर रहा था। वो आदमी बताता है आज शाम 6 बजे तक फायर आर्म ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के रेसिडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिनको नेशनल डिफेंस के लिए ट्रेन किया जा रहा है। आगे वो बताता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर अगर तुम लोगों ने इस एरिया में एंटर किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह पर चले जाओ। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गन्स और राइफल्स लेकर कहीं पर जा रहे थे। इस तरफ हम एक संजू नाम के आदमी को देखते हैं जो राइफल लेकर एक जगह पर निशाना लगाकर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया हुआ था। उसी टाइम पर वो सामने वाले घर की तरफ शूट करता है और वो बुलेट एक लड़की जिसका नाम जियन था उसके साइड से गुजरते हुए एक फोटो फ्रेम को हिट करता है। और बेसिकली ये लड़की हमारी फीमेल लीड है। घर के अंदर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिन्हाई होता है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड थी। और वहीं पर हम एक जोंगमिन नाम के लड़के को भी देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ था। जियन देखती है उसके बाजू में गन पड़ी हुई थी। वो जैसे ही गन लेने के लिए आगे बढ़ती है तब वो बंदा दोबारा से शूट करता है, जिसकी वजह से गन सोफे के नीचे चला गया था। जियन बहुत डर गई थी। तभी उसे अपने अंकल जिनमन की बोली हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसके अंकल जिनमन ने उसे एक बार बताया था कि अगर तुम्हें बुलेट्स को अवॉइड करना है तो तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट्स को अच्छे से यूज करना होगा। वो दोनों एक क्राइम मूवी देख रहे होते हैं। वो बताता है कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज करके अपने आप को बुलेट से बचा रहा है, इसीलिए एक भी बुलेट उसे हिट नहीं कर रही है। फिर वो कहता है हम लोग अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें क्लियरली नहीं देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ती हैं और हमेशा हमारे आजू बाजू ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमें बस उन्हें ढूंढना होता है। अगर तुमने ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स को अच्छे से यूज कर लिया तो तुम कैसे भी फाइट सरवाइव कर सकती हो। अपनी अंकल की बातें याद करके जियन सोचने लग जाती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो यूज कर सकती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े दिखते हैं, इसीलिए वो उन कांच को एक ब्रूम स्टिक पर बांध देती है। इस तरफ से संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जियन क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी जियन उस ब्रूम स्टिक को दरवाजे की तरफ बढ़ाती है। संजू को ऐसा लगता है कि जियन उस मिरर के थ्रू देखने की कोशिश कर रही है कि वो कहाँ पर खड़ा है, लेकिन जियन ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो ये चेक कर रही थी कि बुलेट किस डायरेक्शन से हिट हो रहा है। वो स्टिक को 3 बार अलग अलग एंगल पे रखती है, जिससे वो फिगर आउट कर लेती है कि बुलेट लेफ्ट साइड से आ रहा है और काफी दूर से आ रहा है। अब यही सब सोच कर वो फ्रिज के ऊपर बैठ जाती है। संजू समझ गया था कि वो ऊपर से कूदने वाली है। उसको जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत से कूदती है और वो बुलेट उसके ऊपर से होकर निकल जाता है। सोफे के पास पहुंचकर वो गन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए वो सोफा उल्टा कर देती है। तभी वो देखती है वहाँ पर एक राइफल छुपा कर रखा हुआ था। एक्चुअली में ये उसके अंकल जिनमन ने ही रखा था। अब वो उस राइफल को लेकर एकदम से उस आदमी की तरफ शूट करती है। यहाँ से सीन आ जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो जियन के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आया हुआ था। वो आदमी कहता है इस लड़की ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। तभी एक लेडी ऑफिसर आकर जियन से पूछती है क्या सच में तुमने इसे मारा है। सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि वो आदमी एक लेडी का पीछा करते करते गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया था और उसके बाद वो लेडी वॉशरूम से भागने लग गई थी और उस आदमी को मारने के लिए जियन उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बाद में वो उसे भगा भगा कर बहुत मारती है। जियन कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, यह आदमी गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया था, गलती इसकी है। पुलिस कहता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और वैसे भी वो बोल रहा है कि असॉल्ट करने के लिए वो तुम्हें सू कर देगा। जियन कहती है मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे पहले मारने की कोशिश की। पुलिस वाला कहता है तुम खुद से ये सब सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगी, इसीलिए अपने गार्डियन को बुलाओ। अब जियन के पेरेंट्स तो थे नहीं, इसीलिए वो अपने अंकल जिनमन को कॉल करती है। उसी टाइम पर पुलिस वाला सामने से फोन उठाता है। वो बताता है तुम्हारे अंकल जिनमन मर चुके हैं। ये सब सुनकर जियन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। गाड़ी में जाते वक्त उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर उसके अंकल जिनमन घर में काम कर रहे थे। वो पूरे घर को अच्छे से सिक्योर कर रहे थे ताकि जियन यहाँ पर सेफ रह सके। जियन कहती है मैं 20 साल की लड़की हूँ और आपने मेरे रूम में ये कैसे सामान रख दिए हैं। तो जिनमन कहता है ये क्लोजेट मैंने बहुत ही सोच समझ कर लाया है। ये क्लोजेट आयन
आयरन से बना हुआ है और ये एक बुलेट प्रूफ क्लोजेट है। अगर यहाँ पर गोली भी चलेगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम इसके अंदर छुप सकती हो। ये सुनकर जियन हंसने लग जाती है और कहती है यहाँ पर गोलियां क्यों चलेगी, लेकिन जिनमन कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी जियन कहती है आपको मेरे कन्वीनियंस स्टोर का ओनर याद है जहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी? उस आदमी ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको काफी चोट आई है। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक से वो मुझे कॉल करके बोल रहा था कि वो मुझे मेरे सारे पैसे दे देगा। तो जिनमन कहता है उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि मैंने ही उसका हाथ पैर तोड़ा है। तभी उसके अंकल वहाँ पर उसके आईडी कार्ड देखते हैं और उसके आईडी कार्ड की एक फोटो निकाल लेते हैं। वो जियन से कहते हैं तुम्हें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा याद रखना है, ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। फिर वो उसे जबरदस्ती वो नंबर याद करवाता है। प्रेजेंट में जियन को ये सब कुछ याद आ रहा था क्योंकि उसके अंकल के साथ ये उसकी लास्ट मेमोरी थी। फिर अगले सीन में जब वो अपने अंकल की डेड बॉडी देखने के लिए आई थी तभी वो नोटिस करती है उनके गले पर एक जख्म का निशान बना हुआ था। ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वो कहती है जब भी कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो अपने हाथ का नस काटता है, ये अपने खुद का गला ऐसे कैसे काट सकते हैं? पुलिस वाला कहता है हमने इन्वेस्टिगेट किया है और ये क्लियर कट सुसाइड का केस है। उसी टाइम पे वो जिनमन के हाथ पर एक टैटू नोटिस करती है। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचने लग जाती है कि क्या हमेशा से उसके अंकल के हाथ पर टैटू था या नहीं। फिर अगले सीन में जब वो अपने घर के बाहर बैठी थी तब वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम जोंगमिन था। वो लड़का उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तभी जियन को याद आता है बचपन में एक बार इस लड़के ने उससे पूछा था कि क्या तुम ठीक हो? जियन कहती है मुझे तुम याद हो। तभी जोंगमिन बताता है कि उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है और इसीलिए जिनमन ने उससे एक बार कांटेक्ट भी किया था क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम हेल्पर की जरूरत थी। फिर वो बताता है तुम्हारे अंकल से कांटेक्ट करने वाला मैं लास्ट इंसान था, इसीलिए पुलिस ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। फिर जोंगमिन कहता है तुम्हारे अंकल की डेड बॉडी वॉशरूम में मिली थी, क्या तुमने वॉशरूम साफ कर दिया है? जियन कहती है मैंने अभी तक साफ नहीं किया है। तो जोंगमिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं वॉशरूम साफ कर दूंगा, तुम फ्यूनरल की तैयारी करो, यहाँ पे सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हमें जिनमन के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनमन के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। वहीं पर वो टैक्सी ड्राइवर भी आया हुआ था जिसके साथ जियन उस टाइम पर पुलिस स्टेशन गई थी। पता चलता है कि ये टैक्सी ड्राइवर भी जिनमन का फ्रेंड था। वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे जो अलग अलग लोग लेकर आए थे, लेकिन उनमें से एक फ्लावर पर कुछ लिखा नहीं था। जियन को समझ में नहीं आता कि ये कौन लेकर आया होगा। तभी वो वहाँ पर दो ट्विंस को देखती है। वो पूछती है क्या ये लोग हमारे नेबरहुड से हैं? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हम जोंगमिन को देखते हैं जो वॉशरूम साफ कर रहा होता है। यहीं पर जिनमन की बॉडी मिली थी। तभी वहाँ के क्लोजेट के पास उसे खून दिखता है। वो जैसे क्लोजेट खोलता है तो उसके अंदर एक फोन रखा हुआ था। इस तरह फ्यूनरल में सारे लोग जिनमन के बारे में बात कर रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सुसाइड क्यों किया। कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया। फिर एक आदमी बताता है कि घर आने से पहले जिनमन एक गैंग का लीडर था और ये एक सीक्रेट बात है, इसलिए बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता था। फिर वो बोलने लगता है कि ऐसा रूमर था कि जिनमन एक NIS ग्रुप का एंटी नॉट स्पाई था। तो दूसरा आदमी कहता है उसके मार्क्स इतने खराब थे, फिर ऐसे ग्रेड्स के साथ वो NIS कैसे ज्वाइन कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे करते करते वो सब लोग लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही टैक्सी ड्राइवर आता है। वो उन लोगों से कहता है तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तुम लोग भूल गए क्या कि जिनमन ने हमारी कितनी हेल्प की थी, और जब हमारे घर के लोगों ने गैम्बलिंग में सारे पैसे खो दिए थे तब जिनमन ने हमारी हेल्प की थी। फिर वो बताता है वो और उसका भाई मरते मरते बचे थे। उस टाइम पर भी जिनमन ने उसकी हेल्प की थी और उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। जियन मन में सोचती है वो अपने अंकल के साथ 10 सालों से रह रही है, फिर भी वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर घर आने के बाद जियन बहुत रोने लगती है। वो कहती है आपके लिए चीजें इतनी मुश्किल हो गई थी तो आप हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड क्यों करते थे? अब मैं आपके बिना अकेले क्या करूंगी? उसी टाइम पर वो लड़का जोंगमिन वहाँ पर पहुँच जाता है। जियन को ऐसे रोता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जियन उससे कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ कुछ टाइम के लिए रह सकते हो? एक्चुअली में वो उसे वही फोन देने के लिए आया था जो उसे जिनमन के बाथरूम में मिला था। जियन कहती है ये उसके अंकल का फोन नहीं है, उसके और उसके अंकल के पास तो लेटेस्ट फोन था, ये तो काफी आउटडेटेड
एक्साइटेड लग रहा है। तो जोंगमिन कहता है शायद तुम्हारे अंकल इस फोन को काम के टाइम पर यूज करते होंगे। वो जैसे ही फोन को ऑन करती है तो वहाँ पर एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था कि मैंने 70 मिलियन डिपॉजिट कर दिया है, मुझे मेरा सामान कब तक मिलेगा। जियन को समझ में नहीं आता कि कोई 70 मिलियन क्यों डिपॉजिट करेगा। फिर वो जैसे ही बैलेंस चेक करती है तो वहाँ पर 18 बिलियन पैसे थे, जबकि उसके अंकल एक नॉर्मल सा बिजनेस करते थे। उस बिजनेस से इतना कमाना पॉसिबल नहीं था। जियन उससे पूछती है जो वेबसाइट तुमने मेरे अंकल के लिए बनाया था क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। उस वेबसाइट पर तो ये दिखाया जाता है कि उसके अंकल होजेस बेचते थे, यानी कि वो मोटे वाले पाइप्स। उसको समझ में नहीं आता कि होजेस बेचकर इतना सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो जोंगमिन कहता है शायद इस वेबसाइट को एज अ फ्रंट एंड किसी और वेबसाइट के लिए यूज किया जा रहा है। फिर वो जैसे ही वहाँ पर चेक करता है तो उसे अंदर एक और वेबसाइट मिलता है और उस वेबसाइट का नाम मर्थ हेल्प था और एग्जैक्टली ये सेम वर्ड जियन ने अपने अंकल के हाथ पर देखा था, यानी कि जिनमन के हाथ पर जो टैटू था वो यही वर्ड था। वो लोग जैसे उस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स की फोटोज थी, यानी कि ये एक डार्क वेब था, एक इलीगल वेबसाइट। जो वेबसाइट दिख रहा था वो इस वेबसाइट के लिए एक पैसेज वे था और यहाँ पर वेपन्स बेचे जा रहे थे। ये सब देखकर जियन एकदम से शॉक हो गई थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम पर एक नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पर लिखा था कि मैंने पेमेंट कर दिया है, तुम मेरा ऑर्डर कब तक शिप कर रहे हो। तो जियन मैसेज में लिख देती है कि हम कोई शिपमेंट नहीं कर सकते हैं और ये शॉप बंद हो चुका है और हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तभी सामने से रिप्लाई आता है, मैसेज में लिखा था कि क्या जिनमन मर चुका है, अगर जिनमन मर चुका है तो तुम भी मरोगी जियन। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं। उसी टाइम पर दरवाजे पर बेल बजता है। पता चलता है कि दरवाजे पर एक लड़की थी जिसका नाम मिन्हाई होता है। जियन उससे कहती है मेरे अंकल घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। तो मिन्हाई कहती है इसका मतलब तुम जिनमन की नीस हो, मुझे उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। फिर वो बताती है कि वो जिनमन की प्राइवेट चाइनीज ट्यूटर है। उसी टाइम पर हम देखते हैं उस लड़की के पर्स में एक गन रखा हुआ था। जियन को समझ में नहीं आता कि उसके अंकल चाइनीज भी सीख रहे थे। उसी टाइम पर उसे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था तुम अपने आप को किसी और को मारने मत देना क्योंकि मैं तुम्हें खुद ही आकर मारूंगा। और ये लड़की मिन्हाई बार बार अंदर आने के लिए बोल रही थी। उसी टाइम पर हम देखते हैं बहुत सारे ड्रोन्स जियन के घर की तरफ जा रहे थे। एपिसोड के लास्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियन 7 साल की थी और उसके अंकल जिनमन उसके घर आए हुए थे। पता चलता है कि वो 8 सालों में पहली बार घर आया था। जियन जब भी खाने की कोशिश कर रही थी तो जिनमन उसका खाना उठा ले रहा था और खाने के लिए वो कम्पीट करने लग जाते हैं। और ये पहली बार था जब जिनमन और जियन ने बात किया था। तब जिनमन ने कहा था कि मेरा नाम हमेशा याद रखना। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।